नहीं हुआ। नहीं हुआ। करना पड़ेगा। हाँ। सभी को नमस्कार। और आज हम लोग जीवन एक परमाणु के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। मैंने राकेश भाई से स्पेशल परमिशन ली। मैंने कहा एक बार कुछ लोगों के सवाल भी थे, मेरा कुछ मन भी था, और कुछ बनाया हुआ था, एक पीपीटी तैयार किया, तो उसके थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे इस पर चर्चा करने की। तो शुरू करते हैं। वैसे तो कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बट मुझे लगता है हम लोग शुरू कर सकते हैं पैरेलली। बढ़िया। तो जैसा कि दर्शन में कह रहे हैं हम लोग कि अस्तित्व सह अस्तित्व है ना। और उसी के साथ फिर ये भी कहते हैं कि अरूपा रूपात्मक है, मतलब अरूप है और साथ में कुछ रूप भी है। तो अरूप वाला जो पार्ट है उसी को बहुत सारे अलग अलग नामों से अपन लोग बात कर रहे हैं। उसी को ईश्वर कह रहे हैं, शून्य कह रहे हैं, चेतना कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं, असीम कह रहे हैं, है ना। और उसी को कह रहे हैं फाइनली, बेसिकली ये व्यापक है, पारदर्शी है और पारगामी है। तो ये तो है अरूपात्मक जगत। उसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी इकाइयां हैं, और इकाइयां कैसी हैं? अनंत है। तो ईश्वर व्यापक है या ब्रह्म व्यापक है, और उसमें जो इकाइयां हैं वो अनंत हैं, अर्थात जो गिनने में नहीं आती हैं उसको अनंत कह रहे हैं। या फिर जिसके गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो इस तरह से पूरा अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व के रूप में है, अरूपा रूपात्मक है। अब इसको यदि अपन देखें तो वास्टनेस ऑफ स्पेस को यदि हम विजुलाइज करें, आप कहीं किसी पहाड़ी पर, समुद्र के किनारे, है ना, या छत पर अपने टेरेस पर खड़े हो जाएं, और आजकल तो बढ़िया है, पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया है, तो हमें एकदम वास्टनेस दिखाई देती है ना, स्पेस की। तो यदि हम इस स्पेस को, या जिसको हम शून्य कह रहे हैं, कल्पना करके देखें कि कहाँ, जहाँ तक हमारा नज़र जाती है, या कल्पना जहाँ तक हमारी दौड़ती है, तो हमें पता लगता है कि ये फैला ही हुआ है। इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है कि यूनिवर्स इज समथिंग लाइक 100 बिलियन लाइट ईयर्स, है ना। यदि हम स्पीड ऑफ लाइट से चलना शुरू करें, जो कि अपने आप में 3 मिलियन, है ना, मीटर पर सेकेंड, 10 to 10 to the power 6, तो काफ़ी हाई स्पीड से यदि हम चलना शुरू करते हैं, तब भी 100 बिलियन ईयर्स तक चल सकते हैं। और इस पूरे स्पेस में, या पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे ब्रह्मांड में 10 बिलियन गैलेक्सीज हैं। और ऐसे देखेंगे तो हम छोटा सा सूरज जो हमारा है ना, 10 बिलियन में से एक। एक बहुत अच्छा वीडियो है ना, यूट्यूब पर 2.5 मिनट का, मैं चाहूँगा आप लोग कभी देखें इसको, है ना। तो ये बता रहा है 2-2.5 मिनट में किस तरह से कितना ज़्यादा फैलाव, है ना, वास्टनेस ऑफ स्पेस हमें दिखाई देती है। मैं आज बात करूंगा अरूपात्मक जगत की, नहीं करूंगा ज़्यादा, हम लोग रूपात्मक जगत की बात करेंगे। अर्थात जो प्रकृति है, जिसको बाबा ने पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था में रखा है, जिसको पदों की बात की है, और पदातीत, है ना, जो कि व्यापक है। तो आज के हम इस सेशन में प्रधान रूप में जितने भी प्रकृति है उसका स्वरूप क्या है, तो इसको जब देखने जाते हैं, तो वैज्ञानिक भी और अध्यात्म के लोग भी, या यूं कहें कि मानव जाति ही, ये समझने का प्रयास करती रही। तो जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचर में, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उनको सजाने की कोशिश की, है ना। तो किसी ने ट्रायड्स बनाए, तीन 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 एलिमेंट, और कैसे सजा रहे हैं कि कैसे इनका बदलता है ना, करेक्टरिस्टिक्स, और उसमें कुछ समानता को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अधिक सफल जो रहे वो रहे मेंडलीफ। ये जो मैंने पीरियोडिक टेबल अभी आपके सामने दर्शाई है, शो हो रही है, ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है। अब तो खैर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में केवल 8 ही हुआ करते थे कॉलम्स। पीरियड्स तो उतने ही हैं, 7 के 7, बट अब मॉडर्न में 18 हो गए हैं।
तो आवर्तनशील, इसमें हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि साथ ही ऑर्बिट कैसे हैं, है ना, किस आधार पे हमने इसको पीरियोडिक टेबल ही क्यों कह रहे हैं हम, आवर्तन, क्योंकि नेचर में जो है आवर्तनशीलता है, साइक्लिसिटी है। तो इसमें क्या पीरियोडिसिटी है कि कुछ एक एलिमेंट्स के बाद उनकी करेक्टरिस्टिक्स फिर से रिपीट होने लगती हैं, है ना, रिपीटिशन होने लगता है, इस अर्थ में इसको कह रहे हैं कि पीरियड। तो पहला पीरियड देखेंगे, कुछ के बाद फिर से जो ये जो कॉलम्स हैं और ये पीरियड्स हैं, है ना, जो रो हैं वो पीरियड्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स रिपीट हो जाती हैं एलिमेंट्स की, है ना। और मेंडलीफ ने इसको सजाया। तो हम लोग पहला पीरियड को देखते हैं। तो पहला पीरियड है जिसमें मैं आपको सातों पीरियड में पहला और आखिरी एलिमेंट दिखाऊंगा और बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो जो पहला पीरियड है ना, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन को यदि देखेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन में बेसिकली एक केंद्र में है अंश, जिसको प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है ना, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और जब वर्तुलात्मक गति की बात कर रहे हैं, तो ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसी को हम वर्तुलात्मक गति कह रहे हैं, है ना। और जो केंद्र में है, तो ये वर्तुलात्मक गति भी करता है और अपनी स्पिन भी करता है। चलिए कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, ये जो केंद्र में है उसकी साइज क्या है, तो इसको फर्मी मीटर में नापते हैं, है ना। तो 1.6 फर्मी मीटर। और आप देखेंगे छोटे से छोटा न्यूक्लियस और बड़े से बड़ा न्यूक्लियस जो है वो 15 फर्मी मीटर में आ जाता है, अर्थात 10 गुने में ही सारे के सारे छोटे से लेके बड़े तक का साइज समा जाता है। तो ये तो हुआ न्यूक्लियस का साइज 10⁻15। और यदि हाइड्रोजन एटम की बात करें, इसकी साइज की बात करें, इस पूरे एटम की, है ना, तो वो है 120 पिकोमीटर, या इसी को यदि एक ही यूनिट रखें तो 1,20,000 टाइम्स ऑफ दिस साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो यदि दो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स देखें, इसके और इसके बीच में, तो लगभग 40,000 टाइम्स, यदि इसकी साइज जो भी मान ली जाए, है ना, तो उसके 40,000 गुना दूर है। और यदि इसको विजुलाइज करें ह्यूमन टू ह्यूमन डिस्टेंस में, तो एक आदमी यदि 1 फुट की दूरी, 25 सेंटीमीटर की दूरी यदि अपने में खड़ा रहता है, तो दूसरा व्यक्ति लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अर्थात यदि एक आदमी को इधर खड़ा करें परमाणु की जगह, दूसरे को इधर करें, तो वो 10 किलोमीटर दूर होगा। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, है ना, एटम्स में बहुत डिस्टेंस है उनके न्यूक्लियस और उसके बीच में, है ना। तो काफी ज्यादा स्पेस, माने स्पेस अधिक है, और जो अंश अंश हैं, अंश जितना इस जगह को घेर रहे हैं उस स्पेस में, वो काफी कम है। स्पेस की वास्टनेस जो हमने एक तो स्थूल लेवल पर देखी, सूक्ष्म लेवल पर भी देखते हैं, तो स्पेस कहीं अधिक है ना, 40,000 गुना टाइम अधिक है बजाय जहां पार्टिकल है उसकी तुलना में। अब थोड़ा गति देखते हैं, क्योंकि हम लोग गतियों की बात करते हैं, है ना। 3 गति यदि आपको याद हो तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं दर्शन में। एक तो कह रहे हैं वर्तुलात्मक गति, तो ये जो अंश है इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है या रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशनरी मोशन। और एक है जो अपनी धुरी पे घूमता रहता है, स्पिन। और एक है कि जो इनके बीच में, क्योंकि ये कोई सर्कुलर पाथ नहीं है केवल, है ना, इनमें आपस में दूर भी जाता रहता है, पास भी आता रहता है। तो कल्पना करके देखिए कितनी स्पीड से घूम रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन। तो आज मैंने ये सब गूगल कर रहा था प्रेजेंटेशन के लिए, तो देखा कि 7.5 लाख किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे विजुलाइज करना मुश्किल पड़ता है ना, क्योंकि क्योंकि एक और मजेदार चीज है जो अपन बात करेंगे जब हम जीवन विद्या में बात करते हैं, मध्यस्थ दर्शन में। तो बाबा जी कह रहे हैं भाषा जो है मानव की, वो 3 तरह से है, कारणात्मक, गुणात्मक और गणितात्मक, है ना। तो हमें कई बार नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में ऐसा लग सकता है कि यार क्या करेंगे, इतनी 3 तरह की भाषा की क्या जरूरत है। तो जब इसको ठीक से देखने जाते हैं तो पता लगता है बहुत सारी चीजें हमें आंख की में से नहीं दिखाई देती हैं, है ना, हमें उसको गणित को लगाना पड़ता है।
तो जैसे इस स्पीड को देखने जाएंगे 7.5 लाख किलोमीटर पर आवर, तो अर्थ और मून की डिस्टेंस यदि हम देखें तो लगभग लगभग 4 लाख किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर। तो ऐसे इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में, मतलब जब तक अपन इस सेशन को चलाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में घूमने वाला, यदि ये लीनियर मोशन कर रहा होता, सर्कुलर नहीं कर रहा होता, 1 घंटे में ये इलेक्ट्रॉन धरती से चांद तक जाकर के वापस आ जाएगा। और यदि इसको केवल धरती के चक्कर लगाने हों, है ना, जिसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर है, तो 1 सेकंड में 5 बार ये चक्कर लगा लेता है धरती के। तो इतनी तेज गति से घूम रहा है ना। तो गणित के माध्यम से इस गतियों को पहचाना जाता है। इसको देखिए, यदि एक मैंने स्कीमेटिक उठाया, इस तरह से ये जो बर्तुल कर रहा है ना, ये घूमता रहता है। और ये केवल, ये तो 2D हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली तो ये 3D में घूमता है ना। तो ये अंदर बाहर भी ये 3D मोशन करता है। ये हमने 2D पिक्चर पकड़ी है। अब यदि पीरियड, सेकंड पीरियड को देखें, ये जो पीरियड का क्या मतलब है, पहले पीरियड में हाइड्रोजन में केवल एक ही सेल थी, एक ही ऑर्बिट थी, एक ही परिवेश था। यदि आपको याद हो तो हम लोग जीवन में कह रहे हैं 4 परिवेश हैं। पहले परिवेश को बुद्धि, दूसरे परिवेश को चित्त, तीसरे परिवेश को वृत्ति और चौथे परिवेश को मन कह रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जो मेंडलीफ ने जो 7 पीरियड्स में हमने डिवाइड किया है, तो ये जो दूसरे पीरियड और पहले पीरियड में क्या अंतर है। पहले पीरियड में यदि आपका ध्यान गया हो तो हाइड्रोजन में और हीलियम में सिर्फ एक ही पीरियड है, और उसमें एक पीरियड में अधिक से अधिक 2 अंश समा पाते हैं। जैसे ही 2 से अधिक अंश होते हैं, जैसे इसमें 3 हो गए हैं लिथियम में, तो इसको एक दूसरे पीरियड में जाना पड़ा, एक दूसरे ऑर्बिट में जाना पड़ा। और ऐसे ही इसका जो लास्ट है सेकेंड पीरियड का, है ना, क्योंकि टेबल में तो 118 एलिमेंट है, मैंने चुन के कुछ 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 आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें ये जो 2, पहला और अंतिम मैंने आपको दिखा दिया। ये नियोन जो है वो अंतिम है, और ये जो अंतिम है हीलियम, नियोन, आर्गन, जब मेंडलीफ ने इस टेबल को बनाया था तो उन्होंने परिकल्पना की थी कि ऐसा लगता है कि शायद मानव जाति इन नोबल एटम्स को पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि ये अपने में नोबल हैं, अर्थात पूर्ण है ना। और चूंकि ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसको मुश्किल होगा कि हम इसको पहचान पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया, है ना, क्योंकि ये सही अर्थों में इनर्ट या पूरी तरह नोबल नहीं है। अब तीसरी बात, आपको यदि ध्यान हो, मैं पीरियड्स भी बताता जाऊंगा और कुछ कुछ अपने जुड़े हुए मध्यस्थ दर्शन के सिद्धांत भी बताऊंगा। तो जो हम रूप, ये जो मैंने यहाँ बनाया है सोडियम और आर्गन, है ना, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। क्यों थर्ड? क्योंकि पहला, दूसरा और आप देखेंगे 3 सर्किल हो गए, इसमें तीसरा भी है। और इन सब में आप देखेंगे तो जो न्यूक्लियस है, जो केंद्र है, केंद्र में संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो जब हम रूप में जो बात करते हैं, आकार, आयतन और घन, तो आकार, एक तो आप देखेंगे आकार बदल रहा है, आकार बदल गया इसका। तो आयतन किसको कहते हैं और घन किसको कहते हैं? तो घन का मतलब है कि उतनी जगह में कितने इसमें अंश समाये हुए हैं, कितना भार समाया हुआ है। जैसे एक मोटे रूप में यदि मैं एक बॉल लूं लकड़ी की, है ना, और एक बॉल लूं लोहे की, दोनों का आकार एक ही है क्योंकि दोनों ही स्फेरिकल है ना। और दोनों का वॉल्यूम भी एक है क्योंकि एक ही डायमीटर की या एक ही रेडियस की स्फीयर्स हैं। लेकिन किस में वजन ज्यादा होगा? तो वजन जो है लोहे में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अंश हैं या जो परमाणु है, और परमाणु जो आपस में मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, आपस में जो जुड़ाव है वो ज्यादा पैक्ड है, एक साथ है। तो एक ही वॉल्यूम में जब ज्यादा होते हैं तो उसको कहते हैं ज्यादा घनत्व है इसका, या डेंसिटी ज्यादा है। घन को डेंसिटी भी कहते हैं, और आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, और शेप ऑफ आकार को। तो सारा का सारा जो घनत्व है, इसमें जैसे जैसे हम टेबल में नीचे जाते जा रहे हैं, घनता बढ़ती जा रही है, उसमें उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब कम जगह में बहुत पैक्ड होकर के एक अंश इसमें पाए जा रहे हैं। ये चौथा स्ट्रक्चर है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये केवल सर्कुलर मोशन नहीं करते हैं, ये सब दिशा में मोशन करते हैं। तो एक मैंने पोटेशियम को लिया है जिसमें कि वो सब दिशा में मोशन कर रहा है।
अब देखें, जिसको हम श्रम गति और परिणाम कहते रहते हैं, तो मैंने दो एलिमेंट उठाए जिनको हम अपने रोजमर्रा में पहचानते हैं, गोल्ड और सिल्वर को, है ना। नॉर्मली जब हम गोल्ड पहने रहते हैं या गोल्ड कॉइन वगैरह होता है हमारे पास, तो हमारा ध्यान नहीं जाता कि बेसिकली ये गोल्ड के एटम्स हैं, है ना, जिसके नाभिक में, है ना, 179 नहीं 197 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, इसीलिए काफी भारी है ना, सिल्वर की तुलना में। सिल्वर में 108 है, और इसमें देखेंगे तो 6 परिवेश हैं, 1 2, और इसका स्ट्रक्चर में लिखा है 2 8 18 32 18 एंड 1, ये 2n स्क्वायर के रूप में फिलअप होता है ना, यदि वो पूरी तरह से कंप्लीट ऑक्टेट बनना है तो। और इस सिल्वर, तो हम देखेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बेसिकली इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, कि जो अध्ययन है, एक तो रूप का अध्ययन है ना, और यदि हमें सच्चाई को ठीक से समझना है तो कारणात्मक भाषा, गुणात्मक भाषा और गणितात्मक भाषा को समझना पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण लूं या आपसे पूछूं कि यहां से कई बार ऐसा होता है, हमें चांद भी दिखाई दे रहा होता है, सूरज भी दिखाई दे रहा होता है ना, सुबह सुबह या शाम के टाइम जब देखते हैं, तो आंख से देखने पर पता चलता है क्या कि चांद ज्यादा दूर है या सूरज ज्यादा दूर है? आंख से देखने पर पता नहीं चलता है, जबकि चांद केवल 4 लाख किलोमीटर दूर है, और सूरज, है ना, 1,50,000, लगभग 400 गुना ज्यादा दूर है ना। तो क्योंकि लेकिन गणित से समझ में आता है, क्यों समझना होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर फिर हम बहुत सारे चीजों को डिजाइन करते हैं ना। मून पर जाना है तो पता लगाना पड़ेगा, मेजरिंग टेप से तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो सच्चाइयों को जानने के लिए आंख से दिखने के अलावा गणित की भाषा को लगाना पड़ता है, और गुणात्मक भाषा को हमें लगाना पड़ता है जब दो चीजों को हम मिलाते हैं, हा? जैसे अमोनिया बनाना है, या हम खाना ही बनाते हैं तो कितना नमक डालने से क्या प्रभाव आएगा, है ना, जूस बनाना है, मैंने, है ना, चाय बनाना है, तो दो चीज़ों को मिलाने से किस चीज़ का कितना, उन गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है, अदरक खाने से क्या होगा, है ना, तुलसी की चाय पीने से क्या होगा, या बहुत सारी चीज़ों को जब हम शरीर पर प्रयोग करके देखते हैं, परस्परता में चीज़ों को देखना होता है, तो गुणात्मक भाषा की जरूरत पड़ती है। और कारणात्मक भाषा की जरूरत पड़ती है कि ये जो मैंने जो बताया कि इतनी तेजी से गति कर रहे हैं, उसके जब कारण को खोजने जाते हैं तब हमें कारणात्मक भाषा, तो पूरी सच्चाई को समझने के लिए गणितात्मक भाषा, गुणात्मक और कारणात्मक भाषा को समझना पड़ता है। अब यदि श्रम, गति और परिणाम, एक ही कंसेप्ट आता है कि हम ये कह रहे हैं कि हर परमाणु, है ना, श्रम, गति और परिणाम कर रहा है, तो ये जो इसको परिणाम कह रहे हैं, जैसे मैं गोल्ड के एटम पे जो अपना कर्सर घुमा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, तो इसका एक परिणाम है। जैसे मैंने हाइड्रोजन का दिखाया था, वो घूम रहा है, एक गति कर रहा है और एक निश्चित परिणाम को बना के रखता है ना। उसका एक परिणाम माने एक रिजल्टेंट, है ना, उसका एक स्ट्रक्चर बना रहता है, उसी को परिणाम कह रहे हैं। तो ये श्रम भी कर रहा है, कैसे पता लग रहा है श्रम कर रहा है ना, क्योंकि मैं कुछ श्रम करता हूं तो किसी क्रिया से पता लगता है, तो पता लगता है गति करता रहता है, और गति करने के फलस्वरूप एक परिणाम, एक निश्चित, है ना, गतिपथ बनाए रखते हुए एक अपने गठन को बना के रखता है। तो ये जो गठन है, गठन ही इसका परिणाम है, हर एक उसका। अब यदि जीवन परमाणु को देखें तो ये कह रहे हैं कि जो जीवन परमाणु है, इसके केंद्र में सिर्फ एक अंश है, जबकि हम ये देख रहे थे कि जो बाकी के केंद्र हैं इनमें बहुत सारे अंश हैं। जैसे इसमें गोल्ड में देखेंगे तो 197 है ना, सिल्वर में देखेंगे तो 108 है, और जो चक्कर लगा रहे हैं सिल्वर में 47 है, या गोल्ड में 79 है। तो जीवन परमाणु में जो स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं उसमें केंद्र में सिर्फ एक है, और इधर 2, 8, 18 और 32। इस तरह से जो सिद्धांत आता है कि गठन की साम्यता, तो क्या कह रहे हैं कि जो गठन है, चैतन्य परमाणु का गठन भी वैसा ही है, उन्हीं सिद्धांतों पर है जिन सिद्धांतों पर जड़ परमाणु का गठन है। इस अर्थ में गठन की साम्यता की बात कर रहे हैं और श्रम, गति, परिणाम की बात कर रहे हैं। अब इसमें जो घटना घटती है वो क्या हो रही है, परिणाम का अमृत हो गया है, या दूसरे शब्द में कहें तो जो परिणाम ये बन गया है 61 अंशों का, इसी परिणाम की अब निरंतरता रहेगी। इसी को कह रहे हैं कि परिणाम का अमृत, या परिणाम की निरंतरता, या
जीवन जो परमाणु है वो अब अमर अमर हो गया है, या अपने इसी गठन को सदा सदा बना करके रख पाएगा। पीरियड 5 और 6 में देखेंगे तो अब दूसरा सिद्धांत की जो बात आती है, जिसको बहुत सारे लोग पूछते हैं, अब मैं भी जूझता रहा कि इस परमाणु में, जीवन परमाणु में भार क्यों नहीं है ना, जबकि तो नॉर्मल परमाणु में पहले अपन ये समझ लें कि नॉर्मल परमाणु में भी जो भार है वो जो केंद्र में इकट्ठे हुए अंश हैं इनकी वजह से ही भार है। ये जो चक्कर लगाने वाले अंश हैं इनकी वजह से कोई भार नहीं होता है। जैसे सैटेलाइट में भी जब आदमी को भेजते हैं, है ना, तो जब वो सैटेलाइट में चक्कर लगाता रहता है तो उसमें भारहीनता की स्थिति खड़ी हो जाती है, उसमें कोई भार नहीं लगता है। इसीलिए उनको खाने के लिए, है ना, लिक्विड नहीं ले पाते, सॉलिड या सेमी सॉलिड डाइट को पुश करके लेना पड़ता है। यदि आप लोगों ने कभी कोई मूवीज में इस तरह के वो देखे हो प्रोग्राम या गूगल करके देखेंगे तो, कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भारहीनता अनुभव होती है। तो जो साइक्लिक मोशन में आ जाते हैं, आवर्तन गति करते हैं, उसका वजन नहीं रहता है, वजन न्यूक्लियस का होता है। तो अब बात आती है जीवन में क्यों नहीं है वजन, है ना। क्यों? क्योंकि परमाणु में जो भार है वो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से है। और जीवन परमाणु भारहीन कैसे? क्योंकि पहली चीज तो है कि जीवन परमाणु के नाभिक में एक ही अंश है। अब बात आती है कि भाई उस एक अंश का भार क्यों नहीं है। तो ऐसे भी यदि अपन देखेंगे तो जितने भी परमाणुओं में जो न्यूक्लियस के अंदर जितने अंश हैं उनको न्यूक्लियंस कहते हैं, उनमें यदि अंश को अलग अलग रख के गिने और जब वो एक परमाणु के समूह में होते हैं तो कुछ भार कम हो चुका होता है। जैसे यदि आयरन के परमाणु को लें, या हम लोग फिर से, है ना, गोल्ड के ही परमाणु को ले लें, या ये वाला परमाणु जिनॉन के परमाणु को ले लें जिसका 131, है ना, न्यूक्लियॉन्स है, इसमें 131 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन इनका जब अलग अलग वजन करेंगे 131 का, तो जो भार आएगा, और जब ये पूरे परमाणु में रहते हैं तो इससे कुछ कम भार इनका पता चलता है। क्यों ऐसा हो जा रहा है? तो इसको ये कह रहे हैं कि परमाणु बनने से कुछ भार में कमी आती है, वही इसको बाइंडिंग एनर्जी के रूप में बोलते हैं, इसीलिए इसको बाइंड करके रखा है। तो ये जो मैं कर्व दिखा रहा था आपको, ये जो कर्व है ये बताता है किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी बदलती है। तो आयरन के परमाणु को यदि देखेंगे तो आयरन के परमाणु में लगभग लगभग आधा अंश का वजन कम हो चुका होता है ना। ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 937 लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मानते हैं। तो इसमें 8.8 MeV पर न्यूक्लियॉन, जिसमें इसमें लगभग 56 न्यूक्लियॉन्स हैं, 58 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आधा अंश का भार। तो जीवन परमाणु में बाबा से बात हुई एक बार, तो कह रहे थे कि जिस तरह से चक्रवात आता है ना, और उसमें वो कुछ कणों को उठा लेता है, माने पत्ते उड़ने लगते हैं, पेज उड़ने लगते हैं, है ना, पेड़ भी उखड़ जाता है। तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं अंश, है ना, चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जिसको कह रहे हैं अपन, इनके चक्कर लगा, इतनी तेज गति से चक्कर लगाने में एक जो केंद्र में अंश है उसके भार को ये वहन कर लेते हैं। ये सब अभी हाइपोथेसिस पे अपन काम कर रहे हैं, है ना। इस पे बहुत सारे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोग या और हमारे आने वाली पीढ़ी, बच्चे इस पे कुछ प्रयास करेंगे और इन सब हाइपोथेसिस में से क्या प्रूव होता है। बट मैं एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ कि माने नॉर्मल परमाणु में भी वजन जो है परमाणु का, उनके गठन के जितने न्यूक्लियॉन्स हैं या न्यूक्लियस में जितने अंश हैं उससे कम ही रहता है। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि इस एक अंश का वजन वो कम हो जाए और ये भारहीन हो जाए। ये लास्ट पीरियड है 7, क्योंकि इसमें 7 पीरियड में भर रहे हैं, जबकि जीवन जो है वो 4, यदि उसको देखेंगे तो 4 ही उसमें ऑर्बिट हैं। इस तरह से अभी तक की हमारी नोन उसमें 118 अंश के परमाणु को पाया गया। इसको लैब में बनाया है लोगों ने, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तुरंत ही अनस्टेबल हो जाता है। फिर जो दूसरी बात आती है कि परिणाम की, जो श्रम गति और परिणाम की अपन बात कर रहे हैं, जो जड़ जगत के परमाणु हैं, जैसे यदि हम ड्यूट्रियम और टाइट्रियम को देखें, है ना, जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं, या सूरज पे जो प्रक्रिया होती रहती है जहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम मिलते रहते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं।
ये जो तब दो मिलकर के ये संभावना रहती है कि एक नया परमाणु को बना लें, है ना, जिसको कह रहे हैं हीलियम। तो इस तरह से एक नया परिणाम हो गया। तो तब जब तक ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रूप में रहता है तब तक हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देता है, लेकिन इनमें परिणाम का अमरत्व नहीं है। ये हाइड्रोजन का परिणाम बदल सकता है एक नए परिणाम में, जिसको हम हीलियम एक नाम बोल रहे हैं, नोन प्रक्रिया है, और भी बहुत सारे बदलते हैं इस तरह से। और इसमें यदि अंशों को देखेंगे तो अंशों की संख्या अपरिवर्तनीय रहती है। जैसे इस ड्यूट्रियम में 3 अंश हैं और ट्राइट्रियम में 4 हैं, तो ये 7 हो गए। हीलियम में 4 केंद्र में हैं, 2 बाहर हैं, 6, और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस तरह से मास जो है वो बना रहता है, 7 के साथ वो बने रहते हैं अंश। इसको कह रहे हैं फ्यूजन, है ना, फ्यूज्ड हो गए। 2 परमाणु एक मिलकर के किसी एक बड़े परमाणु, 2 छोटे परमाणु मिलकर जब एक बड़े परमाणु को बनाते हैं, इसको अपन कह रहे हैं फ्यूजन हो गया। तो ये घटना घटती रहती है। इसीलिए दर्शन में कहा जा रहा है कि जो जड़ जगत के परमाणु हैं वो परिणाम से मुक्त नहीं हैं या परिणाम के अमृत के साथ नहीं हैं। इनके परिणाम की संभावना बदलने की बनी रहती है, भले ही वो बदलाव मिलियन ईयर्स में हो या बिलियन ईयर्स में हो, है ना, या ट्रिलियन ईयर्स में हो। बात इसकी है कि ये स्थायी नहीं है, ये बदल सकता है। ऐसे ही दूसरी प्रक्रिया देखते हैं जिसको हम, है ना, एटॉमिक बॉम्ब के रूप में जानते हैं, जिसको हिरोशिमा नागासाकी पे इस प्रक्रिया से ही बॉम्ब को गिराया गया। या बहुत सारे हम लोग आजकल न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाते हैं, बिजली भी पैदा करते हैं, लगभग यही प्रक्रिया है, जिसमें एक बड़ा परमाणु यूरेनियम का, है ना, जिसमें न्यूक्लियस में 235 रहते हैं, उसके एक और न्यूट्रॉन को उससे उस पर बम्बार्डिंग करते हैं और वो 236 उसके हो जाते हैं टेम्परेरीली, और फिर वो 2 में टूट जाता है। इसको कह रहे हैं फिशन हो गया। तो क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है, तो ये नए परिणाम बन गए। तो एक बड़े परमाणु को जब जो 2 छोटे छोटे परमाणु में टूटता है उसको हम फिशन कहते हैं। तो फिर इसको मेरा ध्यान दिलाने का इतनी मतलब था कि जड़ जगत के परमाणु में ये जो जुड़ने की और टूटने की, अर्थात परिणाम, नए परिणाम आने की संभावना बनी रहती है, जबकि ये जो जीवन रूपी जो परमाणु है इसके परिणाम का अमृत हो गया है। या दूसरे शब्दों में कहें तो श्रम, गति और परिणाम जो होता था उसमें से जो परिणाम की अब निरंतरता हो गई। तो अब क्या रह गया? अब सिर्फ श्रम और गति बची। तो हर परमाणु लगातार श्रम करता रहता है, लगातार गति करता रहता है, फलस्वरूप या तो उसी परिणाम को बनाए रखता है, तो उसी परिणाम को बनाए रखने में भी श्रम और गति लगती है, और नए परिणाम में जाने के लिए भी श्रम के बाद श्रम और गति से नया परिणाम भी बनता है। अब जो जीवन परमाणु है इसमें परिणाम का अमृत हो गया, है ना, परिणाम का अमृत हो गया, लेकिन अब इसमें श्रम और गति बची है। क्या श्रम है? अब सारा श्रम विश्राम के लिए है, सुखपूर्वक जीने के लिए है, और जो गति है वो अमानवीयता से मानवीयता की ओर और मानवीयता से दिव्य मानवीयता की ओर है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हर जीवन विद्या को समझने के लिए इतना सारा, है ना, बड़ी मुश्किल से तो किताबों से बाहर भागे, है ना, बहुत सारे लोग, और गणित में उतना मन नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि इसको 2 ढंग से देखने की जरूरत है। कुछ चीजें, कुछ मिनिमम चीजें हैं जो हमें सबको समझनी होंगी, है ना, कम से कम कि जीवन जिसको कह रहे हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण क्रिया के रूप में, या, है ना, सूक्ष्म रूप में जो है, जो तात्विक स्वरूप है। तो कुछ लोगों को व्यवहारिक स्वरूप ज्यादा अच्छा लगता है ना, उनको लगता है कि यार इतनी तात्विकता की जरूरत नहीं है, और इसीलिए ये माने हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो महापुरुष है वो मार्गदर्शन भी अलग अलग देते हैं। तो कई बार, है ना, किसी ने पूछा किसी महापुरुष से कि भैया ये सब चीज़ें मुझे इतना अध्ययन कराने, मतलब अध्ययन करने का तो इतना मन नहीं है, आप तो मुझे कोई सिंपल टिप बताओ भाई जागृति के लिए। तो उन्होंने कहा भाई सिंपल टिप तो ये है कि फिर आप ऐसा करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया करो। बड़ा खुश होकर चला गया, है ना। अब पिताजी बोले कि बेटा तुम इतने बजे उठा करो, सुबह 4 बजे। कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। फिर उनका मंदिर जाया करो, मंदिर जाना शुरू किया। उसके बाद आप पूजा पाठ किया करो, है ना। फिर रात में खाना मत खाया करो, मेरे पिताजी की तरह दी जैन है तो। और ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो खुद करते ही हैं, है ना, उसके बाद बोल रहे हैं। फिर
आलू प्याज नहीं खाना चाहिए या बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन, तो फिर आपका दिमाग चालू हो जाता है, यार ये क्या हो रहा है ना, ये तो हम नहीं आज्ञा पालन कर सकते। तो वो फिर वापस गया गुरु जी के पास कि नहीं नहीं, आप जो बता रहे थे अध्ययन ही कर लेता हूँ, है ना। तो ये बोलना अलग चीज है ना। तो जो व्यवहारिकता में जीने के लिए कुछ हमारे में सच्चाइयों को जानने की जरूरत पड़ती है, तभी हम व्यवहार में हमारे स्थिरता आ पाती है। इसलिए तात्विक, तार्किक और व्यवहारिक तीनों चीजों को समझना पड़ता है। कई बार हो सकता है कि किसी समय हमारा अपना मन नहीं बनता हो, जैसे रायपुर में जो है ना अभिभावक विद्यालय की जो बहनें हैं, उन लोगों को लगता था कि बाबा ये परमाणु वगैरह हमें नहीं समझना है ना। लेकिन जब उनको समझ में आया कि नहीं, है ना, यदि हमें किसी चीज़ को ठीक से अपने आचरण में भी लाना है और परंपरा में संप्रेषित करने के लिए हमें तर्क भी ठीक होना चाहिए, तो ये अपने में, और अच्छी बात यह है कि जीवन में वो ताकत है मन में, वृत्ति में, चित्त में विश्लेषण करने की, चित्रण करने की, कि ये सब हम समझ सकते हैं सच्चाइयों को, सूक्ष्मता में भी हम समझ सकते हैं। देखिए कितनी ब्यूटी है कि जीवन में बिना माइक्रोस्कोप के भी हम अपनी कल्पना में किसी भी चीज को, छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके देख पाते हैं और बड़ी से बड़ी चीज को छोटा करके देख पाते हैं। तो जो टेलीस्कोपिक विजन और माइक्रोस्कोपिक विजन जीवन में बना ही रहता है, बना ही हुआ है। इसीलिए हम कल्पना करके एक पत्थर को और छोटा कर, जबकि ये परमाणुओं को अभी कोई देखा नहीं है, लेकिन उनकी अवधारणा जीवन में स्पष्ट हुई है और उससे बहुत सारी चीजों को लोग स्पष्ट रूप से कर पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये ध्यान आकर्षण करा रहा था कि हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, है ना। तो जीवन परमाणु देखेंगे तो यहाँ मैंने मानव का बनाया, क्योंकि ये जीवन परमाणु पूरे शरीर में घूमता रहता है और ब्रेन के माध्यम से, मेधस के माध्यम से शरीर को जीवंत बनाए रखते हुए अपने आशा विचार इच्छाओं से शरीर से को जीवंत बनाने के पीछे इसकी जो एक प्रत्याशा है वो सुख को पाने की है। शुरुआती दौर में हम सुख को पाने के लिए संवेदनाओं से सुखी होने का प्रयास करते हैं, है ना। उससे पूरा नहीं पड़ता है तो हमें फिर और चीज़ों को समझने की जरूरत पड़ती है कि आफ्टर ऑल, है ना, मैं हूँ कौन, ना मैं चाहता क्या हूँ, और ऐसा क्या सब में ही है या मेरे में ही कुछ इशू है। तो कई बार मुद्दे बहुत सिंपल होते हैं, है ना, लेकिन वो डेप्थ में जाने के लिए हमें तात्विक चीज़ों को पहचानना पड़ता है। अब यदि हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल को, हम देखते हैं पानी हम लोग रोज पीते ही हैं। पानी से याद आया मैं भी पी लूं। तो जब हम पानी पीते हैं तो हमारा ऐसा ध्यान नहीं जाता कि इस पानी में, है ना, ये H2O, HOH ऐसे मॉलिक्यूल बने हुए हैं बहुत सारे। ये जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसमें 8 हैं, है ना, 2 ये चक्कर लगा रहे हैं, केंद्र में 16 हैं और 8 बाहर चक्कर लगाते हैं, 2 और 6। तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरी प्रकृति को यदि हम देखेंगे तो फाइनली वो परमाणुओं से मिलके ही बनी है, अणु भी परमाणुओं से ही मिलके बने हैं। और जो ग्लूकोज हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, है ना, रोटी के रूप में, चावल के रूप में, दाल के रूप में जो प्रोटीन लेते हैं, ये भी बेसिकली ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ग्लूकोज का C6H12O6 स्ट्रक्चर है। तो इन्हीं चीज़ों को हम ले रहे हैं, है ना। लोग बोलेंगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो रोटी खा लेता हूँ। इससे फ़र्क इसलिए पड़ता है कि जितनी भी फिर जो मॉलिकुलर बायोलॉजी है ना, जैसे हम एक टैबलेट, बीमार होते हैं एक छोटी सी टैबलेट खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मलेरिया होता है, उसमें जो, है ना, वायरस है, उस बैक्टीरिया है ना, यदि हम टाइफाइड हो गया तो इन वायरस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे कौन सा किसके साथ मैच होगा, किसको कौन डिफीट करता है, कौन किसकी किससे अधिक बाइंडिंग है, इन सब चीज़ों के आधार पर सारी डिजाइन बनी हुई है। इसलिए जैसे जैसे हम इनके सूक्ष्म स्वरूप को जानते हैं उसकी हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि नासमझी में हम बहुत सारा दुरुपयोग कर रहे हैं, बट इनके सूक्ष्मता में जाने पर ही इनको हम ठीक से सदुपयोग करने की संभावना रहती है। अब यदि हम प्लांट सेल देखें, है ना, तो उसमें भी बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। साइटोप्लाज्म है, गोगलोई एपरेटस है, या बहुत सारे ना। अभी हमें यदि इस प्लांट को देखते हैं तो हमें ऐसा ध्यान नहीं जाता है ना, लीव्स को देख करके, है ना। यदि नीम का मैंने एक प्लांट लिया एग्जाम्पल के लिए, नीम की दातुन है, हम चटनी बनाते हैं, नीम का जूस भी पीते हैं लोग, सुबह सुबह दौड़ते हुए उसका पाउडर भी यूज करते हैं।
बट हमें ध्यान नहीं जाता कि नीम का मॉलिक्यूल बेसिकली उसमें फाइनली यही सब है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना। तो प्लांट सेल्स भी, तो मैं ये बता रहा था कि पूरी जो प्रकृति है ना, पदार्थ और प्राणावस्था का जगत है, और जो मानव और पशु के शरीर भी हैं, ये पूरा का पूरा डिजाइन जो है फाइनली इन्हीं एटम्स से मिलकर के बना है। एनिमल्स को देखेंगे, एनिमल स्किन को देखेंगे, ह्यूमन सेल को देखेंगे, है ना। एनिमल ह्यूमन सेल्स में भी फाइनली मॉलिक्यूल्स और वो सारे इन्हीं एटम से मिलकर के, तो सारी की सारी पूरी प्रकृति ही, है ना, पूरा रूपात्मक जगत की यदि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो परमाणु है, और वो चूंकि स्वयं एक व्यवस्था के स्वरूप में है, और व्यवस्था का मतलब है कि उसका आचरण निश्चित है, तो ये स्वाभाविक ही है कि जीवन भी एक परमाणु ही होगा, क्योंकि पूरा पूरा डिजाइन ही परमाणु से बना हुआ है ना। क्योंकि हम इतने डेप्थ में देखते नहीं हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अदरवाइज पूरा प्रकृति जगत जो है वो सारा का सारा परमाणुओं से ही मिलकर बना है, और परमाणु का आचरण निश्चित है, इसलिए उनसे बने हुए अणुओं का आचरण भी निश्चित है। अभी हमारे यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि मानव का आचरण निश्चित है, इसलिए परिवार का आचरण निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए समाज का निश्चित नहीं हो रहा है ना। इसलिए हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है, जो मानव है समाज में, ऐसे ही प्रकृति में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो परमाणु है, और उसका आचरण निश्चित है, इसलिए अणुओं का भी, रचनाओं का भी आचरण निश्चित रहता है, और रचनाएं सारी भौतिक रासायनिक रचनाएं हैं। केवल जीवन परमाणु में ये विविधता आई क्योंकि मानव, जिससे कि, है ना, जागृति की ओर गति कर सके, इसलिए उसमें कल्पनाशीलता आने से भ्रम की संभावना का उदय होता है, और भ्रम से चूंकि वो निवृत्त होना चाहता है, दुख को नहीं चाहता, इसलिए उससे मुक्ति का उपाय भी है, और उसके पास टूल भी है, वृत्ति के रूप में, चित्त के रूप में, बुद्धि के रूप में, आत्मा के रूप में। अब दूसरा एक मध्यस्थ दर्शन ये कहता है कि देखो, रचनाएं विकास नहीं है, माने पेड़ कोई विकास नहीं है, बिल्डिंग बना लेना विकास नहीं है, कार बना लेना विकास नहीं है, मनुष्य का शरीर बन जाना भी विकास नहीं है, ये सिर्फ विकास क्रम है। तो रचनाएं विकास जैसी दिखते हुए विकास क्रम में है, विकास नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे भाई? क्योंकि बाबा कह रहे हैं विकास का मतलब होता है भाई जिसकी स्थिरता हो, और जो पुनः वापस ना हिरास में चला जाए। तो यदि मैं पेड़ को विकास मानूंगा तो फिर मिट्टी बन गया, तो विकास हुआ क्या? विकास के लिए ट्राई किया, विकास क्रम में रहा, लेकिन वो वापस चला गया। तो विकास तो उसी को कहा जाएगा जिसकी निरंतरता है, जिसके ऐसी स्थिति जिसमें आने के बाद वो वापस नहीं जाता है, और ऐसी स्थिति को देखते हैं तो एक ही स्थिति है जिसको गठनपूर्ण परमाणु कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पदार्थ और प्राण अवस्था सिर्फ विकास क्रम में है, और परमाणु है जो जड़ ही चैतन्य में पहुंचा है, वो विकास है। जब विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति कहते हैं, तो विकास क्रम में ये सारी रचनाएं हैं, और विकास जीवन है, और फिर उसमें वहां से जागृति, जीवनी क्रम पशुओं में, फिर मानव में जागृति क्रम, भ्रमित अवस्था, और जागृति मानव पद, और जागृति की पूर्णता दिव्य मानव पद, देव पद, दिव्य मानव पद। इस तरह से उसमें उसको विकास नहीं कह के परमाणु में ही विकास है। तो ये जो गठनपूर्ण परमाणु है ना, जीवन, यही विकास है। क्यों? क्योंकि इसके गठन की निरंतरता बनी रहती है। अब इसमें ह्रास की संभावना, जैसे यूरेनियम में हमने देखा था वो क्रिप्टॉन और उसमें बेरियम में टूट गया था, या हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन गए थे, इस तरह का इसमें कोई संभावना नहीं है। इसी के केंद्र वाले चीज को हम कह रहे हैं आत्मा, पहले परिवेश को बुद्धि, द्वितीय परिवेश को चित्त, है ना, और चतुर्थ और तृतीय परिवेश को वृत्ति, और चतुर्थ परिवेश को या ऑर्बिट को मन के रूप में कह रहे हैं। और इसका प्रमाण कैसे दिखाई देता है कि हम सब में अक्षय बल और अक्षय शक्ति संपन्नता के रूप में ये दिखाई दे रहा है। अब बात आती है, हम न्याय अध्ययन कर ही क्यों रहे हैं भाई, है ना, इतना सारा अध्ययन कर रहे हैं, तो फाइनली हम अध्ययन कर रहे हैं न्याय करने के लिए, है ना, समाधानित होने के लिए, या सत्य को समझने के लिए। और सत्य को समझने के लिए उसके व्यवहारिक स्वरूप को भी समझना पड़ता है, और उसके तात्विक स्वरूप को भी समझना पड़ता है, और उन दोनों के बीच में तर्क को सजाना पड़ता है। इस अर्थ में हम सारा ये अध्ययन कर रहे हैं। तो अब बात आती है, क्या अभी हमें न्याय स्पष्ट नहीं है ना? अभी यदि व्यवहारिक बात करें तो कोई, हम सब अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी की स्थिति में क्या हमें न्याय स्पष्ट नहीं है? क्या हम न्याय नहीं कर पाते हैं? और थोड़ा पिन पॉइंटेड पूछें तो क्या हम अन्याय कर रहे हैं? बड़ा ऐसा लगता है, क्या बात कर रहे हैं, मैं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं अन्याय कर रहा हूँ। लोगों को ऐसा लग सकता है। तो फिर किस लिए अध्ययन कर रहे हैं?
है ना, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पात्रता का मतलब है अपने में ये स्पष्ट नहीं होता, जो पहले भी सूत्र आता है कि जब तक हम स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर लेते तब तक हम आगे की ओर गति नहीं कर सकते। तो जब तक हमारा ये ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हो जाए कि हाँ यार मैं न्याय नहीं कर पाता, उसका प्रमाण क्या है? मैं संबंधों में परस्पर शिकायतें हैं, मेरे कोई अपने से शिकायत है, मुझे लोग नहीं समझते, ये भी हमें शिकायत है। तो इन सब शिकायतों में या मुझे माँ के साथ क्या करना है, पिता के साथ क्या करना है, जो सूचनाएं हैं उसमें हमारा स्वीकृतियाँ नहीं बनती हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे और ये क्या सही है कि नहीं, अमेरिका में तो कुछ और है, ऐसा हमारे बहुत सारे तर्क बने हुए हैं, उन सबको ही जांचने की बात है। फिर आता है यदि हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इसकी पीड़ा है, और अपनी जिंदगी में उदाहरणों को देखना पड़ेगा। ऐसे ही सही गलत की भी बात है, क्या सही गलत की स्पष्टता नहीं है, क्या क्या स्पष्ट नहीं है भाई, क्या अस्पष्ट है, क्या इससे कोई पीड़ा भी होती है। फिर एक और मजेदार बात आती है, बंधन क्या है ना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जीवन जैसे ही गठनपूर्ण होता है ना, जीने की आशा से वो पशु शरीर को चलाता है, और मानव में कल्पनाशीलता है, अब विचार की ताकत है, बुद्धि की ताकत है, इसलिए वो आशा, विचार और चित्त या इच्छा के बंधन में बंध जाता है। अब बड़ा मुश्किल है भाई, बंधन कैसे कह रहे हैं इसको? तो बंधन कह रहे हैं कि जो फल परिणाम हम नहीं चाहते हैं उसको भोगने की मुझे बाध्यता रहती है, इसका नाम बंधन है। तो स्वतंत्रता क्या है? कि हम कह रहे हैं हम सब स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब वह फल परिणाम आना जो हम चाहते हैं, जिसको मैं भी भोगना चाहता हूं और दूसरे भी भोगना चाहते हैं, यही मानव में बंधन और स्वतंत्रता का स्वरूप है। तो बंधन के प्रकार क्या है भाई? आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? जीवन परमाणु में ये सब हो रहा है ना, मन में, वृत्ति में, चित्त में। तो मन शरीर को स्वीकार लेता है तो उसको लगता है कि जो उसके शरीर को, जो उसके लिए प्रिय है वही सबके लिए प्रिय होना चाहिए। मुझे तो मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, तो हम बोलते हैं यार क्या बात करें, तुमको खट्टा कैसे अच्छा लग सकता है। या हमें घूमने जाने में पहाड़ अच्छा लगता है, किसी को समुद्र जाना होता है तो हम बड़े रहते हैं यार अजीब आदमी हो, तुमको समुद्र कैसे अच्छा लगता होगा, पहाड़ कोई चीज़ है घूमने की, समुद्र क्या जाने की चीज़ है। ऐसे ही हम अपने विचारों को श्रेष्ठ माने रहते हैं, दूसरों के विचारों को निष्ठ माने रहते हैं। ये विचारों का बंधन है। इससे समस्या क्या है? हम परस्परता में जुड़ नहीं पाते, हारमोनी को पैदा नहीं कर पाते, विरोध हो जाता है, मतभेद हो जाता है, ये सब समस्याएं हैं, है ना। ऐसे इच्छा बंधन है, मेरे ही चित्रण ठीक है, मेरी ही मान्यताएं ठीक है, मेरी ही क्रिएशंस ठीक है, इसी को अभिमान या अहंकार के रूप से अपन कह रहे हैं। तो इस सब से मुक्ति का जो कारण है, अब बंधन से मुक्ति कैसे होगी? तो न्यायपूर्ण विचार से आशा एवं विचार बंधन से मुक्ति होती है ना। धर्मपूर्ण चिंतन और चित्रण से इच्छा बंधन से मुक्ति होती है, और सत्य बोध होने से, ऐसे परिपूर्ण संकल्प से भ्रम मुक्ति होती है। और भ्रम मुक्ति का मतलब है सच्चाइयां जैसी हैं, अर्थात अरूपात्मक रूपात्मक जगत को जैसा है वैसा समझने का प्रयास अपने को करना पड़ेगा, उससे ऐसा होता है। बढ़िया, एक छोटे से ब्रीफ में एक अध्ययन प्रक्रिया को भी रख लेते हैं, और मैंने इसको रखा एक तरह से उसके क्रम में, जो आजकल बहुत सारे लोग कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अध्ययन प्रक्रिया है डाउनलोडिंग द न्यू सॉफ्टवेयर, विच इज़ बेसिकली मध्यस्थ दर्शन। तो पहला काम है इसका डाउनलोड। डाउनलोड को ही बोल रहे हैं अपन पठन और श्रवण, है ना, ठीक से सुन पाना, ना, ठीक ठीक सुन पाए, माने स्मरण में आ पाए तो सुना, है ना। जैसे ही हम ठीक ठीक से सुनने लगते हैं, हमारा जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एरर मैसेज फ्लैश करता है ना। क्या एरर? डज नॉट मैच विद द ओल्ड वर्जन। अभी जो इंस्टॉल्ड वर्जन है उससे सूचना मैच नहीं कर रही। आप तो कह रहे हो कि हमने तो सुना था आत्मा ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, देवी देवता ये करते हैं वो करते हैं, आप तो कर्म फल की भी अलग बात, बहुत सारी नई सूचनाएं आ रही हैं, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, एरर मैसेज आ रहा है बार बार। फिर आप बहुत प्रयास करके उन एरर मैसेज को चर्चा करके दूसरों से वो सेटलिंग शुरू होती है। तो इसी को हम कह रहे हैं रिजॉल्विंग द लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसीज, है ना। जो इसमें लॉजिकल, हमने पहला जो सॉफ्टवेयर है, जो नया सॉफ्टवेयर है, उसमें जो लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसीज है, यदि हम इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इस यहाँ से कह रहे हैं मनन की शुरुआत हो गई। अब पठन और श्रवण से हम एक स्टेप आगे आ गए और मनन की शुरुआत हो गई ना। फिर क्या होता है अगली स्थिति में? सक्सेस यदि हो गया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, है ना, सक्सेस, लॉजिकल एरर रिजॉल्व, है ना, उसका मैसेज आता है कि हाँ भाई आपने लॉजिकल एरर्स तो रिजॉल्व कर ली। इसको मैं कह रहा हूं मनन की अपनी अच्छी स्थिति है। अब लेकिन डेंजर सिग्नल शुरू होता है।
क्या डेंजर, इससे भी खतरनाक सिग्नल आना शुरू होता है। पहले तो एरर आ रही थी, अब डेंजर, भय। वो बोलता है इट विल रिप्लेस ऑल योर ओल्ड इमेजरी और गोल्स। आपके पुराने जितने चित्रण हैं, पुराने जो लक्ष्य बना रखे हैं, करोड़पति बनना है, बड़ा बंगला खरीदना है, इस पद में आना है, समाज सुधार करना है, लोगों को कंबल बांटने हैं, पॉलिटिशियन बनना है, इसमें डेंजर है। बोलता है यार ये सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है और ये सक्सेसफुली लॉजिकल एरर्स तो रिजॉल्व हो गई। अब यदि मैं इसको लोड करके रिप्लेस कर दूंगा तो पुराने ओल्ड चित्रण हैं वो बदल जाएंगे। और यदि आपने इसमें साहस पूर्वक उनको बदलने के लिए अनुमति दे दी कि नहीं नहीं यार ऐसा मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सुखप्रद होगा, बाकी की दौड़ धूप मैंने कर ली, यदि आपकी समीक्षा ठीक ठीक हो गई है, यहाँ से अपन कह रहे हैं अब साक्षात्कार की शुरुआत हो रही है। इसमें क्या होगा, ओल्ड इमेजेस विल बी डिलीटेड एंड दोज आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई न्यू इमेजरी। आपके चित्रण बदलेंगे, आपकी कार्य योजना बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा। ये यदि होता है तो अब तीसरी चीज शुरू होती है जिसको कह रहे हैं साक्षात्कार की अच्छी स्थिति। यहां से बिहेवियर एंड एक्टिविटी स्टार्ट चेंजिंग। अब आपका व्यवहार बदलना शुरू होता है। इससे पहले की प्रक्रिया में काफी श्रम है, माने सालों साल निकल सकते हैं, बात साल की नहीं है, बात यह कि आप कितना समय उसमें लगा रहे हैं, कितनी सिंसियरिटी के साथ उन लॉजिकल जो फ्लॉज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आप तत्पर हैं। और अपने पुराने अभ्यास पूर्वाभ्यास पूर्वाग्रहों और अपने पुराने चित्रणों को बदलने के लिए यदि आप तैयार हैं, तब ये आप फिर यहाँ से व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास शुरू होता है, क्योंकि अब वो चित्र बदले हैं। और जैसे ही आप जैसे रिजल्ट चाहते थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व, आपके जीने में यदि वो मिलने लगते हैं, नहीं मिलते हैं तो आपको फिर से बदलना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली सारा ज्ञान की उपलब्धि जीने में आनी है ना। जीने का मतलब सुख शांति संतोष आनंद के रूप में। ये यदि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं, यदि आपने सॉफ्टवेयर ठीक से डाउनलोड किया, ठीक से रिजॉल्व की हैं चीजें, तो अब यहां से कह रहे हैं अब आपकी अवधारणा बनना शुरू हो रही है। दिस इज द न्यू रिफाइंड कंसेप्ट आर रीअफर्म्ड ना। जो अपने कंसेप्चुअली सोचे थे करने से यदि वो रीअफर्म हो रहे हैं, और इससे कम में अवधारणा नहीं बनती है। तो एक लेवल पर अध्ययन की जो गति है वो साक्षात्कार तक की है, उसके बाद व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास करना होता है ना। वहां से ही फिर हमारी अवधारणाएं बनती हैं, पुष्ट होती हैं, और इससे आगे की गति में फिर वो उसकी तरफ चलता है। तो इतना मुझे रखना था। अब मैं एक बार देख लेता हूँ आप लोगों के क्या कमेंट्स आए हैं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत 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 आभार। बहुत बढ़िया। अभी एक बार मेरे पास है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 10 मिनट है, बट आप कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी इसमें भेज सकते हैं। अच्छा, आवाज कम, ओके, वीडियो को टेलीग्राम पे बिल्कुल डाल देंगे। या बाबा जी ने कहा था कि सभी परमाणु अंश एक ही प्रकार के हैं, पर विज्ञान के अनुसार अंश अलग अलग प्रकार के हैं, इसको कैसे देखें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें बहुत सारा विज्ञान भी जूझ रहा है। अभी कहाँ कहाँ जूझ रहा है, चलिए उसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं, है ना। आपने पूछा है, बहुत बढ़िया। तो मैं अभी विज्ञान कहाँ जूझ रहा है इस सवाल को लेकर के उसकी कुछ बात कर लेते हैं, है ना। तो विज्ञान में जो समस्या है इस बात को लेकर के कि देखिए विज्ञान में क्या दिक्कत आ रही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज्ड हैं, है ना। विज्ञान के अनुसार जो है चार्ज्ड है पार्टिकल्स, है ना। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज्ड कह रहे हैं और प्रोटॉन को तो पॉजिटिवली चार्ज। इतने कम स्पेस में, जिसको मैंने कहा फर्मी 10⁻15 मीटर वाले स्पेस में इतने सारे प्रोटॉन आ जाने से इनमें जो रिपल्सिव फोर्स है इसको एक्सप्लेन करने में विज्ञान को थोड़ी अभी भी तकलीफ हो रही है ना। इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ये कैसे हो रहा है। दूसरा, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो बात है, ये जैसे जो घूम रहा है, तो चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये जैसे ही ये देखा जा रहा है फिनोमेनन कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर आता है, तो अब ये जो फोर्स है, चूंकि फोर्स होता है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स लगना कम हो जाएगा, और जैसे जैसे दूरी घटेगी, जैसे चुंबक में जैसे ज्यादा पास लाते हैं तो चिपक जाती है ना, जैसे दूर आते हैं उसकी फोर्स कम हो जाता है। तो विज्ञान यहाँ पर जूझ रहा है, इसको जब पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, कि ये जैसे ही थोड़ा सा भी, क्योंकि कभी ये पास आता है कभी दूर आता है,
तो जैसे ही पास आता है चिपक के क्यों नहीं चला जा रहा अंदर, है ना। तो फिर विज्ञान इसको रिजॉल्व करता है, बहुत सारे है ना फोर्सेस की बात करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने में विज्ञान को अभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यही पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को जब ये ज़्यादा पास आता है तो रिपल्सिव फोर्स लगाता है ना। ये बड़ी सरप्राइजिंग है, क्या क्या फोर्स लगा, रिपल्सिव, जबकि इसमें केवल अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए था। और जब ये दूर जाता है तो इसको अट्रैक्ट करता है। तो एक ही तरह का नाभिक, इसी को बाबा ने मध्यस्थ बल कहा है। बाबा कह रहे हैं कि ये उसके गठन को बनाए रखने के लिए मध्यस्थ का काम करता है। और जब ये अंश दूर जाता है तो उसको पास लाता है, और जब पास आता है तो उसको दूर ले जाता है। ये जो ब्यूटीफुल एक्टिविटी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार ये सारे अंश एक ही तरह के हैं। और अभी कुछ कुछ वैज्ञानिक इस तरफ भी सोच रहे हैं। ये बेसिकली हम सबको भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बट ये बात ठीक है कि ये जो गैप है, बट इस गैप पर और भी साइंटिस्ट सोच रहे हैं, और अभी बहुत सारा इसमें मतभेद बना हुआ है। और अब अपन बात करते हैं, एक तो ये हो गया, और जो सवाल हैं, हेडफोन हो तो ये तो लेट हो गए, आवाज ये हो गया, बहुत बढ़िया, तो ये बिल्कुल ठीक है। चल भाई, ऑल्सो एज पर द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज नॉट फंडामेंटल, ईच इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, ये बिल्कुल ठीक है। सो शुडंट बी सेइंग दैट एच हैज 3 अंश, ये बिल्कुल कह सकते हैं। एक्चुअली हर अंश कई अंशों से मिलकर बना है ना। तो इसकी और डिटेलिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भैया जी, अपने पद के निर्णय करने में इस लक्ष्य की भी स्पष्टता अपेक्षित है। ये आपका सवाल रंजना तिवारी जी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। जीवन, या फिर से आप लिख दीजिए, जीवन परमाणु में जो मध्य में अंश हैं वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन या फिर कुछ और। अभी जीवन चूंकि आपने अचल भाई जो पहले ही कहा कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार सारे अंश एक ही तरह के हैं, ये सिर्फ लोकेशनल है ना, उस लोकेशन पे होने की वजह से वो उस तरह के काम को करता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो मानव शरीर की जो सेल्स हैं वो बिल्कुल एक तरह की हैं। वही सेल आँख में आती है तो आँख का काम करने लगती है, वही सेल किडनी में रहती है तो किडनी का काम करती है ना। इस तरह से ये जो है, इसको चाहे न्यूट्रॉन बोलें, चाहे प्रोटॉन बोलें, चाहे इलेक्ट्रॉन बोलें, मध्यस्थ दर्शन के अनुसार ये सारे एक ही तरह के अंश हैं। Also, electron has a negative charge, so 16 electron in the orbit of G1 atom means a charge of plus 60 even if there is a proton in the nucleus. So I think it is all now very clear, है ना, क्योंकि लॉजिकली भी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तक उनको हम समान उसके नहीं मानते हैं तब तक ये बात बनती नहीं है। माफ़ कीजिए, मैं बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं भैया, इसमें माफ़ करने की ज़रूरत बिल्कुल, बहुत सारे सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मान लेने से उसकी कोई परंपरा नहीं बनती। उसको तो जानना ही पड़ता है, समझना ही पड़ता है। समझे बिना कोई बात बनने वाली भी नहीं है ना। इसलिए खूब सवाल पूछिए, और इस जिम्मेदारी के साथ हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि इन सवालों के उत्तर भी हो पाए। और हम खुद भी, हमें लगता है बहुत सारा रिसर्च वर्क भी करना होगा इन सब में आने वाले समय में। बढ़िया। किसी भी परमाणु, बलजीत भाई, किसी भी परमाणु की गठन पूर्णता के लिए उसमें कितने अंश होना आवश्यक है? तो भैया 61 अंश, है ना, 2, 8, 18, 32 तो के रूप में जो बाहर प्रवेशों में चक्कर लगा रहे हैं, और एक अंश बीच में जिसको आत्मा के रूप से कह रहे हैं। हाँ, दिनेश भाई कह रहे हैं सत्य तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। बहुत बढ़िया। तो सत्य का मतलब है कि हमें सच्चाइयां स्पष्ट हो जाएं। सच्चाइयां स्पष्ट होने के लिए हम जहां पर खड़े हैं वहां से चलना पड़ेगा, है ना। तो और हर व्यक्ति, बाबा ने बहुत खूबसूरती से इस बात को रखा है कि फाइनली हमें जो करना है वो ये बुंडलेस प्रोसेस है ना। तो घायल किए बिना हमें चलना है। तो बिना घायल किए हुए चलने की जो स्थिति है उसकी उसकी इंपॉर्टेंस को पहचानना पड़ेगा, है ना। तो बिना घायल किए हुए तो हर व्यक्ति जहां है वहां से चलेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारे रास्ते हो गए, है ना। किस अर्थ में बहुत सारे रास्ते हो गए? कि हर व्यक्ति अपना एक रास्ता तय करेगा, है ना। कहीं पहुंचना है और मैं कहीं खड़ा हूं, आप कहीं और खड़े हैं, कहीं और सब लोग कहीं कहीं खड़े हैं। पहुंचने का क्रम अलग अलग हो सकता है,
क्योंकि किसी को व्यवहारिकता पसंद आ सकती है ना, किसी को ज़्यादा तात्विकता छुएगी, बट फाइनली सत्य तक पहुंचने का मतलब इतना ही है कि हम सुख समृद्धि पूर्वक जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं। इसका मुख्य मुद्दा ये है सत्य तक पहुंचने का, कि हम अपने ही संबंधों में ठीक से निर्वाह कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, है ना, और यहाँ पर जो एक रास्ता बताया जा रहा है कि अपने सच्चाइयों को समझें और उनका प्रयोग करें, जो मैंने अध्ययन प्रक्रिया एक मोटे तौर पे रखी, श्रवण मनन, है ना, और उसके बाद साक्षात्कार और अवधारणा का बनना। साक्षात्कार और अवधारणा के बनने के साथ साथ उस प्रक्रिया में बहुत सारा हमें, है ना, अभ्यास, कर्म अभ्यास, व्यवहार अभ्यास करने की बात है। बढ़िया। तो भैया, कमाल सॉफ्टवेयर बाबा जी हैज गिवन डाउनलोड इज अवर इशू, बिल्कुल ठीक है ना। नाइदर टू फार नॉट टू नियर इज टू मेंटेन राइट ऑर्डर। अंश किससे बने हैं? तो ये, है ना, बहुत सारी इसमें थ्योरीज हैं जो भैया ने कहा। क्वार्क्स की भी बात हो रही है इसमें, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो और ये भी बात है कि जहाँ अंश है वहाँ व्यापक है ही, क्योंकि व्यापक तो, है ना, जहाँ प्रकृति है उन स्थानों पर भी है और जहाँ प्रकृति नहीं है वहाँ भी है। तो अभी जो पहले हम कहते थे कि ईश्वर कण कण में है, अब अपन कह रहे हैं कि जहाँ कण कण नहीं है वहाँ भी है और कण कण में भी है, अर्थात कण कण ईश्वर में है। तो कण कण में ईश्वर है की जगह कण कण में ईश्वर में कण कण है। तो अंश में, तो इसलिए इसको हम कल्पनाशीलता से देखें तो हम किसी भी अंश के कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, है ना। तो फाइनली व्यवस्था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्था का स्वरूप परमाणु है। परमाणु से कम में, माने अंशों में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अंश एक निश्चित आचरण को शो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब वैज्ञानिक जब अंशों को तोड़ तोड़ के देख रहे हैं तो वहां पर यह पाया जा रहा है कि अंशों को तोड़ने के बाद, और फाइनली तो एक अच्छे समाज में उसका व्यवहार का प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि और डिटेलिंग की जा सकती है, बट बहुत ही आप लोगों ने ध्यान से सुना, और इस सब को जब आप लोग सुनते हैं तो हमें भी काफ़ी, माने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। और ये राकेश गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको उपलब्ध कराया, इसके लिए राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन